आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सबको प्रणाम, सबको वंदना और सबको मेरा सादर सादर नमस्कार। अपनी बात रखने के पहले दो पंक्ति बोलते अपनी बात को रखूंगा, विस्तार पूर्वक मेरी बात को सुनेंगे कि जहां आदियों की जिद है, जहां आदियों की जिद है आग बुझाने की, वहीं हमारी जिद है, वहीं हमारी जिद है आग लगाने की, आग लगाने की। इसी बात के साथ अपनी बात को रखूंगा। साथियों, आज त्योहारी में दो ठो मंच लगे थे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। दो मंच लगे थे, एक था उधर जो मंच लगा था वो डीलरों की मंच था, और जो यहाँ मंच लगा है ये लीडरों की मंच है। डीलर माने व्यापारियों का और इधर जनता के सेवकों का मंच है। अब ज्यादा उनके बारे में ना बोलूंगा। साथियों, आप सब महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आए हैं, थोड़ा चर्चा हो जाए, थोड़ी उनके जीवन पर, उनके बलिदान पर, उनके कुर्बानी पर चर्चा हो जाए। साथियों, महान वीरांगना बताइए, गोंडवाना साम्राज्य के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपनी जान बलिदान कर दी आप लोगों के लिए। और आज आप लोग कहां हैं? हमारे सारे नेता, बाबा साहब, हमारे जितने महापुरुष हुए बहुजन समाज के, आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को इस दुनिया से चले गए, आपके स्वाभिमान जगाने के लिए, आपके अपने हक अधिकार को बताने के लिए। लेकिन आप मालिक नहीं बने। तो साथियों, आज ये दरबार लगाया गया है और सांसद जी से हमारी चर्चा हुई थी जबलपुर में। चर्चा ये हुई थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी का एजेंडा क्या होना चाहिए। हमने बताया कि जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन हुआ 1991 में, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दो बातों को बड़े मुद्दे से प्रमुखता से उठाया। वो कौन था? गोंडवाना स्टेट, गोंडवाना राज्य की मांग, और गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता देने की बात। 2003 तक वो बातें प्रमुखता से उठाए गए, पूरे मध्य प्रदेश में उठाए गए, और पूरे गोंड समाज को, लोगों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इकट्ठा किया, और परिणाम स्वरूप 2-3 विधायक भी आए। और 3 विधायक 2003 में आने के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में समग्र क्रांति आंदोलन में इतना खंडन हुआ, इतना विखंडन हुआ कि कई टुकड़ों में बट गया। और धीरे 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 समग्र क्रांति आंदोलन को चलाने वाले लोग जो गोंडवाना स्टेट की बात की मांग थी, उस मुद्दे को तिलांजलि कर दिया, वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, चर्चा करना बंद कर दिया। इसलिए व्यवहारी के धरती में सांसद जी ने कहा कि आप लोगों ने सड़क में लड़िए, सदन में आपकी गोंडवाना राज्य की मांग को हम उठाएंगे। तो आप लोग ये बताएं, क्या गोंडवाना राज्य मध्य प्रदेश में महाकौशल और बिंद क्षेत्र, ये बिंद क्षेत्र है, महाकौशल क्षेत्र वो है, और महाराष्ट्र का कुछ बरार क्षेत्र को मिलाकर गोंडवाना राज्य की मांग की गई है। ये बताइए, गोंडवाना राज्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाथ उठा के बताइए, बनना चाहिए। अब बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हमारे पंपलेट में लिखा है, ज्ञापन पत्र में भी लिखा है, पहले लाइन में गोंडवाना राज्य यानी महाकौशल और बिंद क्षेत्र को मिला करके पृथक गोंडवाना राज्य बनाया जाए। ये पंपलेट में लिखा है ना। तो इसके पीछे तर्क ये है, समझिए, इसके पीछे तर्क ये है कि जब भारत संघ का, देश आजादी के बाद भारत संघ का निर्माण हो रहा था, ठीक ना, देश आजादी के बाद, तो देश आजादी के पहले इस देश में 565 रियासत थे, खंड खंड में छोटे छोटे राज्य, ठीक ना। भारत संघ के निर्माण में सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे
तो सरदार पटेल ने पूरे वो छोटे छोटे 567 रियासतों को इकट्ठा किया और उन 567 रियासतों में 258 रियासत मात्र गोंडवाना साम्राज्य का था। भारत अखंड भारत को या संघीय भारत को बनाने में 258 रियासत गोंडवाना साम्राज्य का योगदान या विलय कर दिया गया, तब भारत संघ का निर्माण हुआ। नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, भारत के नक्शे में 1700 तक भारत के नक्शे में गोंडवाना साफ लिखा हुआ, मेरे पास नक्शा रखा हुआ, साफ गोंडवाना ऐसे लिखा हुआ है, उसका नक्शा बना हुआ। और 1700 के बाद भारत के नक्शे से गोंडवाना को हटा दिया गया। किसने हटाया? सबसे बड़ा सवाल। पॉइंट नंबर 3, कम से कम नहीं, गोंडी भाषा को बोलने वाले लोग करोड़ों लोग हैं। ये पूरा महाकौशल का क्षेत्र, पूरा बस्तर का क्षेत्र, पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र गोंडी भाषा बोली जाती है। जब 1956 में, सुनिएगा पहले इतिहास सुन लीजिए, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया और उसका शर्त था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो सुनिए, उड़िया बोलने वालों को उड़ीसा मिल गया, तेलुगु बोलने वालों को तेलंगाना मिल गया, गुजराती बोलने वालों को गुजरात मिल गया, मराठी बोलने वालों को मराठी मिल गया, राजपूताना को राजस्थान मिल गया। तो गोंडी बोलने वाले जब करोड़ों लोग हैं तो गोंडी बोलने वालों को गोंडवाना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। पूरे लोग हाथ उठाइए, मिलना चाहिए कि नहीं? इसकी लड़ाई सड़क में लड़ोगे आप। संसद जी ने कहा है कि आप सड़क में निकलो, इसकी लड़ाई सड़क में लड़ो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस लड़ाई को मंजिल तक नहीं पहुंचाई, भारत आदिवासी पार्टी इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। यह संसद जी का संदेश है। तो आप लोग सड़क में निकलोगे, रास्ता में निकलोगे ना, जब हम गोंडवाना राज्य की मांग के लिए आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आम सभा करेंगे, तो आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। आप लोग जब आएंगे तो संसद जी जब सदन में आपकी बात रखेंगे तो उनकी बात को महत्व दिया जाएगा, उनके बात को प्रमुखता दिया जाएगा। इसलिए नंबर 1 में है, मैं पॉइंट पर बात करूंगा जो पंपलेट और ज्ञापन में है, ठीक ना। अब नंबर 2 है हमारा एजेंडे में जो है नंबर 2, सबसे प्राचीन गोंडी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। संस्कृति में इस संस्कृति भाषा को इस देश में 1 लाख से कम लोग बोलते हैं। बोडो भाषा, सिंधी भाषा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतने लोग बोलते हैं और गोंडी भाषा को करोड़ों लोग बोलते हैं। लेकिन इस देश में शासन सत्ता चलाने वाले लोग गोंडों के साथ अन्याय किया, हमारे साथ ऐतिहासिक अन्याय किया। आज तक गोंडी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दिया गया। इसकी लड़ाई लड़ोगे आप, लड़ना पड़ेगा, सड़क में निकलना पड़ेगा। आज इन मुद्दों को मध्य प्रदेश के धरती में, व्यवहारी की धरती में इस मुद्दों को भारत आदिवासी पार्टी आगाज करती है और इस मुद्दे की लड़ाई लड़ेगी। और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आपका सहयोग और आपका समर्थन और आपका साथ हमको चाहिए। धन्यवाद। पॉइंट नंबर 3, वन अधिकार की पट्टा दिए जाए। जानते हो पूरे भारत में 13 लाख वनाधिकार दावा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करवा दिया। कितने लोगों ने दावा, भी मेरे पास यही नकुनी है, तमाम गांव है, 50-50 लोग, 100-100 लोग वनाधिकार दावा लगाए और पट्टा मिला है 14 लोग, 13 लोग, 12 लोग, बाकी सारे दावा निरस्त कर दिए गए। शहडोल से पता करवाओगे तो वहां दिया है कि पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण पट्टा निरस्त कर दिए गए। और ये हुआ कैसे?
ये इसमें खेल चला है। मैंने अध्ययन किया, पाया वनाधिकार समिति जो गांव में निर्माण किया गया था, उसमें वनाधिकार समिति में कौन कौन लोग थे? फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी रेंजर, पटवारी और गांव के 4-5 लोग, हर विभाग को। तो ऐसा हुआ है कि जो राजस्व वाले और वन विभाग वाले जहां पैसा रुपया पा गई न ओखर आवेदन सेलेक्ट करा दी, ये हुआ है। और जिसका पैसा रुपया नहीं पाया उसका आवेदन निरस्त करा दी। इसकी लड़ाई, ये जो कि राज्य स्तर की लड़ाई है, केंद्र स्तर की लड़ाई है। पोर्टल बंद है, आप दावा नहीं कर सकते हो, इसलिए मांग किया जा रहा है कि वनाधिकार का पोर्टल फिर खोला जाए और जितने फार्म निरस्त किए गए हैं उनके फिर से फार्म भरवा जाए और सबको वनाधिकार पट्टा दिया जाए। इसकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, व्यवहारिक को जिला बनाया जाए। कितने लोग चाहते हैं व्यवहारिक जिला बनाया जाए? अरे इधर दुकानदार लोगों, व्यापारी लोग, आप लोग भी चाहते हैं व्यवहारिक जिला बनाया जाए? सुन लीजिए, 2016 में लाल बहादुर नेटी इसी स्टेट बैंक के सामने मंच लगा के धरना प्रदर्शन रैली निकाल के और व्यवहारी को जिला बनाया जाए, वो पहला व्यक्ति लाल बहादुर नेटी है, आगाज किया। और आज वो व्यवहारी को जिला बनाने का चर्चा गली गली में है, व्यापारियों में है, किसानों में है, मजदूरों में है, गांव में है, शहर में है। बनेगी जिला जब बनेगी, लेकिन जब जिला बनेगी तो लाल बहादुर नेटी का भी नाम आएगा कि लाल बहादुर नेटी ने सबसे पहले व्यवहारी को जिला बनाने की मांग किया था। ये आप लोग जान लो, बहुत लोग नहीं जानते हैं। और हो सकता कहते भाई मैं आदिवासी नेता ओखर नाम का है नहीं, है ना? ऐसा नहीं है। जिला बनाने की मुद्दा बनेगा जब बनेगा, लेकिन जिला बनाने के मुद्दा को हमने गर्म किया, आज चर्चा का विषय बन गया। पॉइंट नंबर 5, हाँ ये संवैधानिक बात कर रहा हूं ना। पॉइंट नंबर 5 है, 30 से 40 वर्षों से या उससे अधिक समय से आदिवासियों द्वारा कब्जा किए गए शासकीय भूमियों का अनुच्छेद 244 से 5 खाके परिपालन में पट्टा दिया जाए। देखिए ये संवैधानिक बात है, आपको पता नहीं है। 1980 से मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय भूमियों का पट्टा देना बंद कर दिया, सील बेल लगा दिया, ठीक ना? अब पट्टा शासकीय 1980 के बाद शासकीय भूमि का पट्टा नहीं बनता, और जिनका 1980 के बाद पट्टा बना है वो सब फर्जी है। आप लोग जान लीजिए, 1980 के बाद जिनका शासकीय भूमि का पट्टा बना है वो सब फर्जी है। केवल चुनौती देने वाला होना चाहिए, लड़ने वाला होने पट्टा निरस्त हो जाएगा। ये जो मैंने संविधान की बात कही है, ये 5 आदिवासियों में 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को पावर है। राज्यपाल को पावर ये है कि राज्यपाल यदि चाहे तो आदिवासियों को आदिवासी क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम बना के पट्टा दे सकता है। हमारी मांग और हमारी लड़ाई गलत तो नहीं है। व्यवहारी में 6वें नंबर का है, 6वें नंबर का है। व्यवहारी में 67 पंचायत व्यवहारी जनपद में है, ठीक ना? 67 पंचायत में लगभग 40 पंचायत आदिवासी बहुल पंचायत, ठीक ना? और आदिवासी बहुल क्षेत्र पंचायत है, लेकिन जनपद हमारा समान क्षेत्र है। समान क्षेत्र का मतलब ये है कि आदिवासी मुक्त जनपद, मतलब यहाँ आदिवासी नहीं बसते, जबकि आदिवासी बसते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र पंचायत न होने के कारण, जनपद न होने के कारण आपके यहाँ पैसा एक लागू नहीं हो सकता। आदिवासियों को जो सब प्लान का पैसा आता है उस योजना का केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, वो व्यवहारी में नहीं आता। क्योंकि सामान्य जनपद का मतलब है कि आदिवासी मुक्त जनपद, तो जब यहाँ आदिवासी है नहीं तो आपके जो सब प्लान का पैसा है, टीएसपी का पैसा आपको मिलेगा नहीं। तो हमारा राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय मांग है कि व्यवहारी के सर्वे करा के 40 पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्र पंचायत घोषित किया जाए
अगर इस लड़ाई को लड़ने में हम सफल होते हैं तो वो 40 पंचायत अनुसूचित क्षेत्र मतलब आदिवासी पंचायत घोषित हो जाएगा। जब आदिवासी पंचायत घोषित हो जाएगा तो जो आदिवासियों का उपयोजना का पैसा है जो जैसी नगर में आता है यहाँ नहीं आता, वो आएगा। पैसा एक्ट यहाँ लागू नहीं है, जैसी नगर में लागू है पैसा एक्ट यहाँ लागू हो जाएगा। दूसरी बात, वो आदिवासी पंचायत सदा के लिए आरक्षित हो जाएंगे, वहां फिर रोटेशन सिस्टम में नहीं लागू नहीं होगा, केवल महिला पुरुष लागू होगा, आदिवासी हमेशा रहेगा। तो आप लोग चाहते हैं, ये जानकारी आप लोगों को नहीं है, किसी नेता को पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। व्यवहारिक जितने आदिवासी नेता किसी को पता नहीं है कि व्यवहारिक के 40 पंचायत को अनुसूचित आदिवासी पंचायत कैसे किया जाए, लाल बहादुर नीति को मालूम है। इसलिए इस मुद्दे को मैंने विधायक जी को भी कहा है कि आप डीएसी में बात रखिए और 40 पंचायत को आदिवासी पंचायत घोषित कराइए, ठीक है ना? मुद्दे को बात बताइएगा। नंबर 6, एक बड़े मुद्दे की बात है, संविधान के अनुच्छेद 342 का सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को परामर्श के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूची को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। अच्छा ठीक है, उन मुद्दों को मैं खुद पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। अभी मैं बात रखूंगा, थोड़ा ज्ञापन हो जाए। आप लोग यहाँ पर जो ज्ञापन लिख लेने के लिए अधिकारी आए, कौन साहब आए हैं? तहसीलदार महोदय जी, एक निवेदन था, मैं पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवगत करा रहा हूँ आपको। जे शहडोल जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 244 के क्षेत्र में यहाँ आ रहा है और 244 के अंतर्गत आने वाली ट्राइबल की जितनी भी हमारी विकास खंड है, मध्य प्रदेश में 89 ऐसी विकास खंड है जहाँ 5वीं अनुसूची लागू है। हम आपसे एक निवेदन स्वरूप बता दे रहे हैं, अभी तक क्या हुआ कैसा हुआ हमें नहीं मालूम, परंतु जो वन भूमि के अधिकार के तहत जो 2006 में जो कानून हमारा लागू हुआ है और जो हमारे आदिवासी अगर उस जमीन में काबिज हैं तो उस जमीन में कृपया छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो उनका मालिकाना हक आज नहीं तो कल हम लेंगे, सरकार से लेंगे, आपसे नहीं सरकार से लेंगे, पर आपके कलम से और आपकी बुलडोजर की ताकत उधर दिखाने की कोशिश मत करना। दूसरी बात, हमारे थाना का एक प्रकरण आया है, शायद किसी ने जे नाम है इसका अंकित सिंह गौड़, पिता प्रेमलाल गौड़, उम्र 23 वर्ष, जो निवासी ग्राम साड़ी थाना व्यवहारी जिला सिवनी शहडोल जिला की 16/3 की रिपोर्ट लिखवा गया। सूरत तिवारी निवासी तथा उसके साथ 4-5 साथी के बोलेरो वाहन में बैठाकर ग्राम सिरोली थाना मझौली जिला सीधी ले गए थे और प्रार्थी के साथ मारपीट किए जाने की उसके शिकायत में व्यवहार में की गई। आरोपी के विरुद्ध अपहरण और मारपीट के मुकदमा में जो कायम जो रिपोर्ट में लिखा गई है वो आप अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो टीआई साहब आप हैं, आप ये मत समझना कि कानून मेरे लिए भी लागू और आपके भी लिए। कोर्ट में लेके जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं, कोर्ट में लेके जाऊंगा, आदिवासी के मामला के संज्ञान में लेके चलें। ऐसा ही अगर कोई के मामले आएगी तो वो आदिवासियों के इतनी बेइज्जती करोगे कि वरना बॉर्डर तोड़ के चला गया और वो हेलमेट नहीं लगा हुआ। गलती उसकी क्या है, सिर्फ हेलमेट नहीं लगा हुआ, पर उसके साथ ऐसी बदसलूकी करो जैसे कि नीलम में मालिया भागा था ना। अगर पुलिस की रुतबा इतनी बताए होते तो देश की इतने 1000 करोड़ रुपए बाहर नहीं जाते। इस बात का ध्यान रखना। ज्ञापन दीजिए। और समस्त हमारे लोगों से निवेदन है, कानून को कृपया हाथ में न लेके कि हमें लोगों ने बताया, पर अधिकार लेने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अधिकार को छीना जाता है, छीना जाता है, कहीं गलत तो नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी आ जाइए, लीजिए फोटो खिंचवा लिया हो।
फिर पत्रकार देखो हो गया, आप लोग दे लीजिए, बड़े बड़े नेता लोग। अब तो मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। हाँ ठीक है ना। हाँ सरकार हमारे ज्ञापन पहुंचवा दे। गोंडवाना राज की मांग है, राष्ट्रपति राज्यपाल की। हम गोंडवाना राज लेके रहेंगे। हाँ चलिए। एक मुद्दा ये नहीं है। क्या अरे भैया यार, इस आदमी को मैंने कहा कि मेरे से मिल लेना, कहा है तो उसको दे रहा हूँ। इसका है ना ये निबराव दबा दे। मैं बोला मेरे से मिलना, बाद में नगर पालिका हम बात करेंगे। अरे भैया मैं बोला मेरे से मिलना, मैं बात कर लूंगा ना यार, क्या तो परेशान। नगर पालिका नोटिस दिया, तुम परेशान है। वो बात करेंगे तो हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। हो गया। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। महारानी दुर्गावती अमर रहे, महारानी दुर्गावती अमर रहे। एक मिनट और रुकना कुशवाहा जी, प्रशासन चली गई। हाँ, आप लोगों से एक बात और बताना था, आप लोगों के सबके संज्ञान में लाना था। भाईजान मंच में आप 2 मिनट खड़े जाओ। अभी हमारे पास में, मैं भारत आदिवासी पार्टी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे मध्य प्रदेश में अकेला व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने इसको 2 जोन में बांटा हूँ। कौन से गोंडवाना क्षेत्र को 2 जोन में बांटा हूँ, पूर्वी गोंडवाना और पश्चिमी गोंडवाना, जो बैतूल से चालू होती है। तो पूर्वी गोंडवाना में हमारे नेटी जी इस विंध क्षेत्र के गोंडवाना अंचल के प्रभारी रहेंगे। आपकी सहमति है कि नहीं है? सबकी सहमति है। जब प्रस्ताव पास ज्यादा व्यवस्था से कि नेटी जी विंध क्षेत्र के प्रभारी रहेंगे गोंडवाना अंचल के। दूसरा प्रस्ताव ये आया है कि हमारे कुशवाहा समाज के लोग भी बड़ी आशा भरी नजर से समाज की तरफ देख रहे हैं, और वो भी अपने आप को आदिवासी से दूर नहीं समझ रहे। तो हमारे कुशवाहा जी को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, कौन से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नहीं रहना है, नहीं रहना कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्टी के तरफ से आदेश हुआ है वो मैं आपका अवगत करा दे रहा हूँ। वो प्रस्ताव आपके तरफ से प्रस्ताव पास है, मैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। इनके कहने या न कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मांग रहा है, आपको तो दे रहा है। और हमारे पास में जो भाईजान आए, और जो भाईजान जबलपुर संस्कार धानी में है, तो इनके पास में ये दोनों आदमी और जो तीसरा व्यक्ति, इनकी नियुक्ति 17 तारीख को मानगढ़ धाम से मिलेगी। कहां से? राजस्थान से, मानगढ़ धाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय देंगे। मैं सिर्फ घोषणा करने आया हूँ। ये तीनों व्यक्ति की नियुक्ति राजस्थान मानगढ़ धाम से होगी। और 2 मिनट का और समय है, साहब का सुन लो। 2 मिनट और बोलूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक ना? देखिए ऐसा है, एक बात यहाँ मेरे बहुत सारे हमारे जो पिछले वर्ग ओबीसी क्लास के लोग हैं, थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट मी। ये देखिए
इस मुद्दे को इस मंच से, इस माइक से जितने हमारे ओबीसी के भाई लोग सुन रहे हैं, संविधान में पहले 342 का में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया, राष्ट्रपति को पावर दिया गया कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसे जनजाति में शामिल कर सकती है या उसे जनजाति से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी संशोधन हुआ है नए संविधान में 342 था। उसका मतलब ये है कि जो देश के अंदर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यादव, पटेल, गुर्जर, धीवर और कपड़ा सीने वाले तमाम जो लोग हैं, इनके लिए एक संविधान में प्रावधान ला गया है संशोधन करके। उस अनुच्छेद का नाम है 342 था। उसका मतलब है कि ये सामाजिक रूप से जो ओबीसी के लोग पिछड़े हैं, शिक्षा से जो पिछड़े हैं, उनको वो ये अनुच्छेद कहता कि सरकारों को वो अनुच्छेद रोकेगी नहीं अगर ओबीसी के लिए कमजोर है, जो सामाजिक रूप से शिक्षित नहीं है, गरीब हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनके लिए कोई भी सरकार कानून बनाकर योजना दे सकती है, उपबंध बना सकती है, प्लानिंग कर सकती है, जिससे उनका शिक्षा का विकास हो सकता है, उनको रोजगार का विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है। लेकिन किसी भी हमारे ओबीसी के नेताओं को पता नहीं है, किसी भी हमारे ओबीसी के पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी को पता नहीं है कि संविधान में हमारे लिए प्रावधान कर दिया गया है। मेरा कहना, जब संविधान में आ गया तो लागू क्यों नहीं हुआ? तो भारत आदिवासी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ती है कि ये संविधान में प्रावधान आया ओबीसी के लिए तो लागू होना चाहिए। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को आदिवासियों के जैसे उप योजना बनाकर केंद्र के और राज्य के बजट से अलग पैसा दिया जाए और वो पैसा कहाँ खर्च हो? उनके रोजगार के लिए खर्च हो, उनके शिक्षा के लिए खर्च हो, उनके आवास के लिए खर्च हो, उनके एजुकेशन के लिए खर्च हो, उनके स्वास्थ्य के लिए खर्च हो। हमारे पास भी पैसा आता है, लेकिन आप लोग नहीं जानते हो। अभी हम पैसा ले नहीं पा रहे हैं। अभी ये जो कोल महासम्मेलन हुआ है ना, आपको पता नहीं है ये पैसा कहाँ का है। ये पैसा 5 करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ है। और ये आदिवासी आयुक्त जो शहडोल में बैठता है, ट्राइबल का अधिकारी, आदिवासियों का जो फंड आता है ना केंद्र सरकार राज्य सरकार से, उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी खर्चा करके अपना प्रचार प्रसार कर रही है। वो पैसा आदिवासियों के शिक्षा के लिए आता है, आपके रोजगार के लिए आता है, आपके आवास के लिए आता है, आपके स्वास्थ्य के लिए आता है। ये राज्य सरकार, भाजपा की सरकार हमारे पैसे को हमारे हित में न लगा करके, आपके उन्नति में न लगा के, आपके कल्याण के लिए न लगा के, और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। सही कर रही है, गलत? इसका विरोध आप लोग करोगे नहीं करोगे? राज्य सरकार मोहन यादव से आदिवासियों का पैसा का हिसाब मांगोगे कि नहीं मांगोगे? डराते का है, ऊंच बोला, तेज बोला, हमार पैसा है, चमड़ी खींच के ले, या मैं बात करा है? तुम अपन पार्टी के प्रचार प्रसार कर, या पैसा हमार, कोले भर के पैसा ना हो, गोड़ के भी पैसा है, पैगा के भी पैसा है, पनिका के भी पैसा है, कमर के भी पैसा है। हमें कोलम से, कोल भाई हमारे भाई, हमारे समाज है, एनर्जी ना हो। तुम कोलन के शिक्षा के लिए खर्चा करो ना, हम साथ देंगे। उनके पास शिक्षा नहीं है। आज यही चले जाओ बेचारे, दारू ना बेचे तो भूखे मर जाए। और उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए, उनकी गरीबी को देखते हुए ऐसी कोई रास्ता नहीं मिलता कि उनको रोजगार में कहां जोड़े और इनको दारू बनाने से बंद करवाया जाए। और जितने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाज सेवी हो, जिनको समाज सेवा का शौक करना है, समाज सेवा करने का ललक है, नेता बनना है, तो ये हमारे जैसे लोगों के ऊपर राजनीति न करें। इनके जैसे जाओ, वो बेचारे महिनापुर वहां चले जाओ, व्यवहारिक 5 नंबर वार्ड, व्यवहारिक 1 नंबर वार्ड,
व्यवहारिक 2 नंबर वार्ड, व्यवहारिक 10 नंबर वार्ड, व्यवहारिक 11 नंबर वार्ड। 30 साल और 20 साल के महिलाएं ज्यादा विधवा मिलेंगे, पुरुष न मिलेंगे, मर गए दारू पी के। कौन देखेगा इनको? इनके लिए कौन आवाज उठाएगा, कौन जगाएगा? सरकार भाजपा की है। ये बेचारे भाजपा को वोट देते कि हमारे जात नात के विधायक है, वो तला में खुश है। न उनके पास शिक्षा है, न रोजगार है, न जमीन है, और दारू न बेचे तो भूखे मर जाए। इनके लिए रास्ता निकालने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास है, मतलब सोच सोच पर छाड़ो भाई कि नहीं जगाया कैसे जाए। जब जाए तू दारू पिए मिलत है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे जवान लड़का हो चाहे जवान बिटिया हो। अब उन्हें समझावे को लगा थे, हमू के समझावे थे तो हमू दारू न पी ली, मतलब तरुआ के साथ तरुआ बना तो शायद हमारे बात सुन ले। बड़ी गंभीर स्थिति, मजाक की बात नहीं है, बड़ी गंभीर स्थिति है। तो एक शायर है ना कि जुल्म के साये में जुआ खोलेगा कौन, जुर्म के साये में जुआ खोलेगा कौन, और यदि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। सच्चाई बोलना पड़ता है, बयान करना पड़ता है। इसकी लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी लड़ेगी। हम आपको वादा करते हैं, वचन देते हैं कि जो डीलर लोग मंच लगाए थे ना, हम लीडर की बात किए हैं कि हम लोग लीडर हैं, वो लोग डीलर हैं। वहां हम 32 साल 28 साल में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सेवा किया हूँ, तो मुझे पता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं के बारे में अच्छी तरह से। इसलिए मैं कह रहा हूँ डीलर है, हम लीडर हैं इसलिए किनारे हो गए। डीलर होते तो हम भी वहीं रहते। इसलिए आप लोग लीडरों के साथ आइए, समाज के सेवकों के साथ आइए, भरोसा करिए हम पर। और जब जब हम आपको याद करें बिहारी की धरती में रोड में आना है तो भैया भाड़ा किराया लगा लिया और आ जाए, और 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया तेल के खर्चो दे दिया, हमारे पास पैसा रुपया। क्योंकि हम डीलरशिप करें तो पैसा रुपया मिल जाता, लीडरशिप करें तो पैसा रुपया कहाँ मिली। वो आपका सेवा करेंगे, आप के लड़ेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे। और आप भाई खाना मांगा, हम आए नगरिया गाँव में का कहा तो वही लोहरा गरिया पौनी पर जा, नेता होते पौनी पर जा, ठीक ना। तो नेता के समय समय में खवाए पियाए रहिया, ठीक ना। बरदा के जोते पहले 4 बजे उठे पड़ा थे, बरदा के चढ़ावे पड़ा थे, महुआ पानी पियावे पड़ा थे, तब सवेरे जोता थे। तो वहां में नेता की खवाए पियाए रहिया, ठीक ना। तो तुम्हार काम खड़े करी, तुम्हारे साथ रही, और तुम्हार गरीबी में, अमीरी में, मजबूरी में, दुख में, तकलीफ में खड़े रही। यह विनतियां करे चाहत रहो, और ज्यादा कुछ नहीं करे चाहत रहो। ज्यादा अगर कही रहे हो तो बस 2 बात करते हुए अपनी बात को रखूंगा। अब सबको जाना भी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी आए हैं बहुत दूर से, उनको भी जाना होगा, भी खाना आए हैं, मंच में चले आए हैं। और क्षमा चाहूंगा सांसद जी का आने का कारण न आने का कि अभी गुजरात में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, यूट्यूब में देखे होंगे। उसमें 240-42 लोग मर गए, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी मारे गए, ठीक ना। तो मौसम खराब होने के वजह से, क्योंकि कल सांसद जी चलते तो आज पहुंचते, तो कल प्लेन उनका जो अहमदाबाद से जबलपुर आती है वो कैंसिल हो गई। तो कैंसिल होने के कारण वो जबलपुर नहीं आ पाए, इसलिए यहाँ नहीं आए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। यह न माने कि यार सांसद जी के नाम में हम ये बुला के वक्तव्य बना दिए, भाई उसके लिए हम क्षमा चाहिए थे, ऐसा कुछ न हो। बात भले वो टाइम दिए थे, इस वजह से नहीं आ पाए, तो भविष्य में आएंगे। सांसद जी तो ये बोले थे कि भाई आप मोबाइल से मैं संबोधन कर दूंगा, लेकिन समय नहीं निकला। नहीं, वो माई बोले थे फोन से संबोधन कर दूंगा, भाई जनता जनार्दन से माफी मांग लूंगा। भाई अब दोबारा जब बुलवाएंगे तो टाइम से बुलवाएंगे, आ जाएंगे। इसके लिए हम सांसद जी आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाए। सांसद जी के तरफ से और अपने हम सबके तरफ से, पार्टी की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से आप लोगों को चरणों में विनती जोड़ के
पैर छू के चरण छू के माफी चाहिए थी भाई। यह रोक न लगे ठगदारी चूक होकर दूसरा लीडर लोग कहीं तक ले सांसद जी के नाम से बुलाई और घंट सांसद जी नहीं आए कि यह न माने कुछ कारण बस नहीं है भाई। बड़े नेता है, दस्ता के कारण जो उसने टाइम नहीं रही, ट्रेन नहीं मिला तो नहीं आए भाई। दूर का मामला है, पास में एमपी में होते तो ट्रेन में आ जाते। अब राजस्थान से आना है, संभव नहीं था डायरेक्ट आना। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों ने हमारे नेताओं को सुना, अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, दूर दराज से आए, दुख तकलीफ में बैठे, पानी भी हम आप लोगों को नहीं पिला पाए, चाय भी नहीं पिला पाए, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद। और भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, सांसद राजकुमार रोज जिंदाबाद, सांसद राजकुमार रोज जिंदाबाद।